नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवी उत्सुक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 4 करेंगे, जो कि इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएटेड बैंक के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो तरीके के बैंक आते हैं, एक तो पेमेंट बैंक और दूसरा जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो पेमेंट बैंक निपट चुका था, स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ डिस्कस करेंगे। और एक टाइप का और बचता है कोऑपरेटिव बैंक, जो कि हमारे लास्ट टाइप का बैंक है 6 तरीके के बैंकों में, 6 कमर्शियल बैंक के बारे में, तो वो भी हम यहीं पर कवर करेंगे। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं अभी डिफरेंशिएटेड बैंक के बारे में, जिसमें से पेमेंट्स बैंक हमने पार्ट 3 में कवर कर लिया है। आप मौके पर पार्ट 4 देख रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के। स्मॉल फाइनेंस बैंक, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक वाज टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोविजन ऑफ सेविंग व्हीकल्स and supply of credit to small business units, small and marginal farmers, micro and small industries and other unorganized sector entities through high technology and low cost operation। तो यहाँ उद्देश्य क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने का? तो उद्देश्य है फ्रेंड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। ठीक है, लोगों में सेविंग की आदतों को एक तरीके से बढ़ाना, स्मॉल बिजनेस यूनिट और छोटे और मझोले जो किसान हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना। किसके थ्रू? यहाँ पर कोशिश है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग किया जाए और जो कॉस्ट है ऑपरेट करने की बैंक को उसको घटाया जाए। इसी के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक लाए गए हैं। अगर हम बात करें फीचर्स की स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो पहले देखते हैं एलिजिबल प्रमोटर्स। कौन स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है? तो रेजिडेंट इंडिविजुअल या प्रोफेशनल जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग और फाइनेंस में, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। कंपनीज एंड सोसाइटीज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द रेजिडेंट्स विल बी एलिजिबल टू सेटअप, है ना। तो अगर कोई कंपनी है, सोसाइटी है जो ओन्ड और कंट्रोल की जाती है रेजिडेंट द्वारा, हमारे देश के नागरिकों द्वारा, तो वो भी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। इसके अलावा जो पहले से एग्जिस्टिंग NBFCs हैं, MFI हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लोकल एरिया बैंक हैं, ये भी चाहें तो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये भी अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि ये ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई हों रेजिडेंट्स के द्वारा। कौन? NBFC, MFI या लोकल एरिया बैंक जो भी है, इसका जो ओनर होना चाहिए, कंट्रोलशिप होनी चाहिए, वो हमारे भारतीय नागरिकों के पास होनी चाहिए। बात करते हैं दूसरा, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है? तो जब शुरुआत हुई थी तो 100 करोड़ रुपए पूंजी की बात की गई थी। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 100 करोड़ रखी गई थी शुरुआत में, जिसको बाद में बढ़ा करके 200 करोड़ कर दिया गया, जिसको बाद में बढ़ा करके 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक्सेप्ट अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो वो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसके लिए 200 करोड़ नहीं किया गया है, उसके लिए अभी भी 100 करोड़ की ही लिमिट रखी गई है। ठीक है, बाद में इसको 200 करोड़ किया गया, लेकिन अभी भी 100 करोड़ की लिमिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यदि वो कन्वर्ट होना चाहते हैं फाइनेंस में स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो उसके ऊपर लिमिट है वही 100 करोड़ वाली। ठीक है, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज यानी क्या क्या कर सकते हैं? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड प्राइमरली अंडरटेक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू अंडरसर्व्ड अनसर्व्ड सेक्शन इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज। तो इनका बेसिक काम यही होगा क्या कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन देना। किसको? अंडर सर्व्ड हैं या अनसर्व्ड हैं, ऐसा वर्ग जिसको बैंकिंग की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्मॉल बिजनेस यूनिट, माइक्रो स्मॉल फार्मर्स, है ना, माइक्रो और स्मॉल और मार्जिनल किसान हो गए आपके, उसके बाद माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वगैरह के एंटिटीज हो गई, इन सभी को ये लोन दे सकते हैं। ठीक है, गरीबों के लिए ही है बेसिकली अगर कहा जाए। उसके बाद में बात करते हैं प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ से समझिए जितनी कहानी वहाँ लिखी हुई है। जब भी स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला जाएगा तो शुरू के 5 वर्षों तक, स्टार्टिंग के 5 वर्षों तक जो कंट्रोलशिप होनी चाहिए, मतलब जो प्रमोटर है उसका पेड अप कैपिटल में हिस्सा 40% का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में शुरू से मतलब जो है अब 40% 5 साल तक रहा, उसके बाद में ये घट करके 30% हो जाएगा 10 साल तक।
यानी 5 साल बीत चुके हैं, अगले 5 और वर्षों तक 30% लागू होगा। फिर उसके बाद अगले 5 वर्षों तक ये घट करके 15% कर दिया जाएगा, अगले 5 वर्षों तक, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 15 साल हो रहे हैं, लेकिन ये फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द, जब से बैंक शुरू हुआ है तब से 15 साल की ये बात कर रहा है। देखिए कहानी समझते हैं। द प्रोमोटर्स मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन टू द पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज एट लीस्ट 40% एट ऑल टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंक। जिस डेट से बैंक अपना काम शुरू करेगा, जितना भी इनका इक्विटी कैपिटल है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसका कम से कम 40% जो है इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो प्रमोटर होगा, जो उस स्मॉल फाइनेंस बैंक को शुरू करेगा, खोलेगा, ठीक है। उसके बाद में इसको घटा करके जो है ब्रॉड डाउन कर दिया जाएगा, 30% तक ले आया जाएगा। कब से? 10 साल में। कब तक? 10 साल तक इन्हें 30% मेंटेन करना होगा फ्रॉम द कमेंसमेंट से 10 साल तक। तो देखो शुरू के 5 साल तक 40% मेंटेन किया है, अब उसके अगले 5 साल तक इनको कम से कम 30% मेंटेन करना पड़ेगा, यानी टोटल मिलाकर के 10 साल ये वाला लिख रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली इसको आगे घटा करके 15% कर दिया जाएगा विद इन 15 ईयर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स समराइज़ किया हुआ है। देखिए 40% 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बैंक, जब से बैंक बिजनेस शुरू करे उसके 5 साल के अंदर तक 40% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रमोटर का, अगले 5 साल तक 30% होना चाहिए, उसके अगले 5 साल तक कम से कम 15% कंट्रीब्यूशन प्रमोटर का होना चाहिए, ठीक है। इन द केस ऑफ सच स्मॉल फाइनेंस बैंक which are transiting from urban cooperative bank, the promoter shall hold a minimum of 26% of paid up voting equity capital at all time during first 5 year from the commencement of business of the bank, which may be brought down to 15% over a period of 15 year from the date of reaching net worth 200 करोड़ by such urban cooperative bank। इसको भी सरल भाषा में समझते हैं। अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है, ठीक है, तो इसमें प्रमोटर को 26% हिस्सेदारी होल्ड करनी होगी शुरू के 5 वर्षों तक। ये कहा गया है स्टार्टिंग के 5 साल तक 26% जो है ओनरशिप रखनी पड़ेगी प्रमोटर को अपने पास में। जो भी पेड अप कैपिटल है उसका 26% प्रमोटर का होना चाहिए शुरू के 5 साल तक, जिसको बाद में लाया जा सकता है कितना? 15% किया जा सकता है 15 साल के अंदर में, ठीक है, 15 ईयर में। कब से? ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर ये 15% हो जाएगा। कब से? जब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास 200 करोड़ रुपए का कैपिटल हो जाए, नेटवर्थ है जब इसकी 200 करोड़ हो जाएगी, उस डेट से 15 साल के अंदर में इसको घटा करके 15% किया जा सकता है। शुरू से 26% रहेगा, ठीक है। जिस डेट को इन्होंने 200 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए नेटवर्थ, उसके जो है 15 साल के अंदर में ये घटा करके यहाँ 15% पर लाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए ये क्यों कह रहा है कि 15 वर्षों तक जब 200 करोड़ की वर्थ हो जाएगी, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अभी भी 100 करोड़ रुपए की नेट वो पेड अप कैपिटल की बात की गई है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है तो 100 करोड़ की नेटवर्थ में भी वो बन सकता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि जब 200 करोड़ जब हो जाए उससे 15 साल के अंदर में तुम इसे 15% कर सकते हो, ठीक है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करें तो भाई जो भी CRR और SLR मेंटेन करना है वो सारी चीज़ें इनको भी मेंटेन करनी पड़ेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर सब्जेक्ट टू ऑल प्रूडेंशियल नॉर्म्स, NPA की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। CRR, SLR, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड सारा कुछ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है इनकी? तो प्रायोरिटी सेक्टर में सिंपल समझिए, इनका जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट होता है 75% का होता है। कितना होता है? 75% का इनका टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर का। स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है? सीधे 75% का होता है। साथ ही साथ एक और कंडीशन है, वो प्रायोरिटी सेक्टर की नहीं, एटलीस्ट 50% ऑफ देयर क्रेडिट पोर्टफोलियो शुड कंस्टिट्यूट ऑफ लोन एंड एडवांसेस अप टू ₹25 लाख। तो ये बोलते हैं कि मतलब जो कम से कम 50% जो है क्रेडिट पोर्टफोलियो, जो यानी जो लोन बांटेंगे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितना भी लोन बांटेंगे उसमें से 50% लोन 25 लाख तक के साइज़ के होने चाहिए। ये इनकी खासियत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जितना लोन बांटा है, सोचो 100 करोड़ रुपए का लोन बांटा है तो उसमें से 50 करोड़ रुपए के जो लोन होने चाहिए उनका जो टिकट साइज़ है वो मैक्सिमम 25 लाख तक का होना चाहिए। ये नहीं कि 1-1 करोड़ के 50 लोन बांट दिए, दैट शुड नॉट बी देयर। इसीलिए कह रहे हैं कि जो कम से कम 50% उनका जो लोन का पोर्टफोलियो होना चाहिए उसमें लोन और एडवांसेस मैक्सिमम 25 लाख रुपए का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम लोन साइज और इन्वेस्टमेंट लिमिट अगर देखा जाए, मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं, तो अगर इंडिविजुअल व्यक्ति है
तो 10% का लोन दे सकते हैं। अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, पूरा ग्रुप है, तो 15% का लोन दे सकते हैं, जो भी इनका कैपिटल है, पूंजी है इनके पास में, ठीक है। तो मैक्सिमम लोन साइज, इन्वेस्टमेंट लिमिट, एक्सपोजर टू सिंगल बारोवर या ग्रुप बारोवर जो है के केस में 10% और 15% है। तो अगर सिंगल व्यक्ति है तो 10% जितनी भी पूंजी है, 500 करोड़ की पूंजी, तो 50 करोड़ का लोन एक व्यक्ति को मैक्सिमम दिया सकता है। अगर ग्रुप है तो यही लिमिट बढ़ करके 15% हो जाती है। फिर हम आ जाते हैं फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक पर। तो फिर से एक बार स्मॉल फाइनेंस बैंक समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमने देखा डिफरेंशिएटेड बैंक दो तरीके के होते हैं, पेमेंट बैंक जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करनी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, छोटे और मझोले दर्जे के किसानों को, इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करके और ऑपरेशन की कॉस्ट को घटा करके, जो भी कॉस्ट लगती है बैंक को चलाने के लिए उसको घटा करके। फीचर्स की बात करें तो एलिजिबल प्रमोटर की बात करें कि कौन कौन खोल सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ऐसा इंडिविजुअल या प्रोफेशनल जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हो बैंकिंग एंड फाइनेंस में, कंपनी और सोसाइटी जो ओन्ड और कंट्रोल की जाती हैं रेजिडेंट द्वारा, ठीक है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। यानी कि कंपनी हो सकती है कोई या सोसाइटी हो सकती है, लेकिन उसकी ओनरशिप जो है इंडियन रेजिडेंट के पास होनी चाहिए। पहले से चली आ रही एनबीएफसी चाहे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लोकल एरिया बैंक हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहें तो कन्वर्ट हो सकते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो शुरुआत में मिनिमम पेड अप कैपिटल रखी गई थी 100 करोड़ की, जिसको बाद में 200 करोड़ कर दिया गया। केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये गाइडलाइन नहीं रही। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उस केस में उसको 100 करोड़ में ही काम चल जाएगा। एक्टिविटी का स्कोप देखा जाए तो प्राइमरली इनका काम है बैंकिंग एक्टिविटी में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन देना छोटे और मझोले दर्जे के सेक्टर को, बेसिकली यही ऐसी जगहों पर जहाँ पर बैंकिंग ना मिल पा रही हो, स्मॉल और मार्जिनल किसान हों, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, इन्हीं सबको लोन देना इनका काम होता है। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की कंडीशन है कि बिजनेस शुरू होने के शुरुआत के 5 वर्षों तक जितना भी पेड अप कैपिटल है उसका 40% प्रमोटर को लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इसको घटा करके 30% तक किया जा सकता है 10 वर्षों के अंदर में, यानी कि 5 साल, और कमेंसमेंट के 10 साल के अंदर इसे 30% कर सकते हैं और 15 साल में इसे 15% पर लाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलता है तो शुरू के 5 साल तक जो हो आपका प्रमोटर है उसकी जो शेयर होल्डिंग है, यानी जो भी पेड अप कैपिटल उसका 26% जो है होना चाहिए प्रमोटर के द्वारा दिया गया, ठीक है। वहाँ पर कितना था, 40% था। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल रहा है तो वहाँ पर प्रमोटर के केवल 26% होना चाहिए, जिसको घटा करके 15% पर ले आया जाएगा अगले 15 वर्षों में। कब से 15 वर्षों में? जिस दिन इसकी नेटवर्थ 200 करोड़ होगी उससे अगले 15 वर्षों के अंदर इसको घटा करके 15% किया सकता है। ऐसा ये सब चल क्या रहा है? चल ये रहा है सर कि सोचो 100 करोड़ अगर पेड अप कैपिटल है तो 26 करोड़ रुपए उसको लगाने पड़ेंगे जिसने बैंक खोला है, 26 करोड़ उसके फंसे रहेंगे। फिर 15 वर्षों के बाद में वो उसको घटा करके जो है 15 करोड़ पे ले आएगा तो उसके पैसे छूट जाएंगे। यानी ऐसा है ना कि बेच करके भाग नहीं सकते आप। ऐसा जैसे 26% हिस्सेदारी है तो तुम 26% होल्ड करके कोई से 15% नहीं कर सकते। कोई सोचे कि हम 26% है, लाओ मैं 24% बेच करके भाग जाऊँ, बैंक जाए इधर उधर, मुझे मतलब नहीं। तो उसी चीज़ को रोक लगाने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन रखी भैया कि कम से कम तुम्हारा इतना पैसा फंसा रहेगा बाबू ना, तो बैठे रहोगे यहाँ पर इसको चलाने के चक्कर में। वही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बल्कि यहाँ और ज़्यादा तगड़ा है, 100 करोड़ में से 40 करोड़ तुम्हारा ही लगा हुआ है, ठीक है। तो 40 करोड़ अगर तुम्हारा लगा हुआ है तो भैया बैठे रहोगे ना, बिजनेस चलना चाहिए किसी भी तरीके से, ये वाली बात है। प्रूडेंशियल नाम्स हमने देखा था, CRR, SLR, जो भी कमर्शियल बैंकों के ऊपर गाइडलाइन लागू होती है सारी की सारी इनके ऊपर लागू होंगी। प्रायोरिटी सेक्टर में 75% इनका टारगेट होता है। सरल भाषा में इतना ही कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट 75% का होता है, ठीक है। उसके बाद में जितना भी लोन तुम बांटोगे उसका 50% तुम्हें 25 लाख से के अंदर अंदर का लोन तुम्हें बांटना पड़ेगा, ठीक। मैक्सिमम लोन साइज और इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है, अगर इंडिविजुअल बारोवर हैं तो 10% है कैपिटल का, पूंजी का, और अगर जो है ग्रुप ऑफ बारोवर्स हैं तो उसके इसमें 15% है कैपिटल का, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? कोऑपरेटिव बैंक। ये 6वें टाइप का बैंक है। जितने भी कमर्शियल बैंक थे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उसमें 6 टाइप थे, तो हम 5 पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। अब ये 6वां टाइप हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, उसके बाद में RRB,
देन डिफरेंशिएटेड बैंक जिसमें हमने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ा था, और अब जो है हम बढ़े हुए हैं कोऑपरेटिव बैंकों की तरफ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 तरीके के बैंक थे, हम छठवां बैंक टाइप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनैक्टमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। तो कोऑपरेटिव बैंक कब बने? जब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में पास किया गया। ठीक है, विच प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का फॉर्मेशन शुरू हो गया। सब्सिक्वेंटली इन 1912 द न्यू एक्ट वाज पास्ड व्हिच प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। 1912 में फिर से एक नया एक्ट पास किया गया जिसकी सहायता से कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश हुआ। ठीक, अब अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री क्या है कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंकिंग स्टार्टेड विद द पासिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904। तो हमारे देश में कोऑपरेटिव बैंकिंग शुरू हुई है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 में 1904 ये एक्ट पास किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था एक्ट का? तो वही लोगों के बीच में जो है कंजूसी यानी कि बचत की भावना को बढ़ाना, सेल्फ हेल्प करना, कोऑपरेशन करना, जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो कलाकार हैं, जो लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी है, उनके सबके बीच में यही सब करने के लिए इनको बनाया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो है रिकॉग्नाइज करता है द नीड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुपरविजन, ऑडिटिंग एंड सप्लाई ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 मानता है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो सुपरविजन करे, ऑडिट करे और क्रेडिट सप्लाई को देखे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सप्लाई को देखे। दी ऑर्गेनाइजेशन वर अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब इसमें जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बिल्कुल हल्की से चर्चा करके मैं चल रहा हूँ, लेकिन सब के बारे में डिटेल में चर्चा होगी, नॉट टू वरी। अगर हम कोऑपरेटिव बैंकों के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, रूरल कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव। क्लियर होगा, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र का कोऑपरेटिव, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र का कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, दोनों के बारे में भी बात करेंगे। पहले शुरू करेंगे रूरल कोऑपरेटिव बैंक से। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में अगर देखें, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स रिसीव रीफाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम नाबार्ड। तो ध्यान रखें, रूरल कोऑपरेटिव बैंक में जो जलवा है वो नाबार्ड का है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में किसका है? आरबीआई का है। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक रिसीव करते हैं रीफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड से। रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है फ्रेंड, यही वाले रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, इनको 2 भाग में बांटा गया, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देने वाले और लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने वाले। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाले हैं उनमें 3 हैं। द शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन व्हिच कैटर टू द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन हैव 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने देखा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में भी 2 तरीके के, रूरल कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक देखा, उसमें रूरल कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव। रूरल कोऑपरेटिव के भी 2 टाइप देखें, जिसमें एक शॉर्ट टर्म वाला है और एक लॉन्ग टर्म वाला है। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाला और एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट वाला। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट वाला, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाला फ्रेंड्स, इसके 3 टाइप देखेंगे हमने। ठीक है, इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर है, एक जो गांव स्तर पर, एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। ठीक, यहाँ 3 टाइप हो गए, ये पूरा हायरार्की है। तो 3 टायर स्ट्रक्चर जो है दिया गया है शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को। तो इसमें देखिए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये 3 आते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन ईच स्टेट दे कैन बी शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक बट दे रिक्वायर लाइसेंसिंग। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक राज्य स्तर पर काम करते हैं, ये शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं, नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है आरबीआई से। ठीक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं फ्रेंड्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। ये नॉन शेड्यूल्ड टाइप के ही होते हैं, ये नॉन शेड्यूल्ड टाइप के होते हैं, दोनों नहीं होते इसमें, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल नहीं होते, सिर्फ नॉन शेड्यूल होते हैं। इनके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। सबसे नीचे आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एट विलेज लेवल, ये ग्रामीण स्तर पर, ये गांव स्तर पर, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और स्टेट स्तर पर। ठीक, तो विलेज लेवल पर ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आर नॉट कवर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ध्यान दीजिएगा,
ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आते ही नहीं हैं, तो बेसिकली इन्हें बैंक हम मानते ही नहीं हैं। बैंक भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई के दायरे में, नाबार्ड के दायरे में अगर नहीं आते हो तो वो बैंक नहीं माना जाएगा एक तरीके से, ठीक है। मैं तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तो ये हमारे क्या हो गए, देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म में 3 टायर का स्ट्रक्चर है, यानी 3 लेवल का। ग्रामीण स्तर पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बनी हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिले के स्तर पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बने हुए हैं, और राज्य स्तर पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा था लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट। लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिसे अब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है वो लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा, जिसका नाम अब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया है, ठीक है। इसी में स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट SCARDBS स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, और इसी में PAR प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स भी आते हैं। आर क्लासिफाइड एज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड दे आर नॉन बैंक्स। ये दोनों, ये मतलब नॉन बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन ये पूरा हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो इसमें देखिए कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई, वैसे तो पहले से चल रहे थे, लेकिन असली जो बूस्ट इनको मिला वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 के आने के बाद मिला, ठीक है, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गठन करने के लिए। 1912 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1912 भी आया, जिसने ये बोला कि हमारे पास एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए जो सभी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सके। हिस्ट्री में अगर देखें तो वही है कि इंडियन कोऑपरेटिव बैंकिंग शुरू हुई जब आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 पास हुआ। उद्देश्य इनका वही था कि भाई लोगों, जो गरीब लोग हैं उनको मदद करना, उनके अंदर में बैंकिंग की भावना को जागृत करना बेसिकली, यानी कि वो पैसा बचाएं, एक दूसरे की मदद करें, कोऑपरेट करें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में ये माना गया कि हमें एक नए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो सुपरविजन, ऑडिट और सप्लाई वगैरह का काम देखे, ठीक है। उसके बाद में ये बांटे गए प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में, दीज ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये मैंने आपको पढ़ाया भी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो होती हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं आती। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आपका डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आपका स्टेट स्तर पर होता है। इसीलिए मैं कह रहा था परेशान होइए, सब समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है और रूरल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। फिर हमने रूरल कोऑपरेटिव बैंक देखा। रूरल कोऑपरेटिव बैंक को रीफाइनेंस दिया जाता है नाबार्ड के द्वारा। रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को रूरल पॉपुलेशन की पूरा करते हैं और 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की फाइनेंशियल नीड को पूरा करेंगे, और तीन जो है स्तर का इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण लेवल पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आती है ग्रामीण स्तर पर, और ये जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं आती हैं। फिर आ जाता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, इनको लाइसेंस चाहिए होता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये हर एक राज्य में होते हैं या जिन भी राज्यों में मौजूद हैं, और इनका जो ये शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इनमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट एग्रीकल्चर क्रेडिट, देखिए यहाँ पर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म क्रेडिट था और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में हमने ये देख लिया पूरी कहानी, 3 टायर का स्ट्रक्चर, और लॉन्ग टर्म के लिए जो क्रेडिट प्रोवाइड किया था उसके लिए एक बैंक है लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिसे अब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इसी में 2 बैंक और बनते हैं, SCARDBS स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और इसी तरीके से प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये दोनों क्लासीफाई किए जाते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के तौर पर, और ये दोनों के दोनों नॉन बैंक्स होते हैं। अब आती है, देखो हमने देखा था जो आपके कोऑपरेटिव बैंक 2 तरीके के होते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। रूरल पूरा डिस्कस कर लिया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर मोस्टली इंगेज्ड इन रिटेल बैंकिंग। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो ज़्यादातर रिटेल बैंकिंग मतलब आम जनता का जो बिजनेस होता है, आम जनता का जो काम होता है,
आम आदमी का काम, जैसे आम आदमी का क्या काम है, एफडी बनवा लेना, लोन ले लेना, कार लोन, ये वो, यही सारे काम होते हैं अर्बन लोगों के। और वही अर्बन कोऑपरेटिव में, रिटेल बैंकिंग में, रिटेल फिर होलसेल आता है, होलसेल में 5,000 करोड़ का लोन कंपनी को पास किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो नॉर्मल छोटे टिकट साइज के काम यहाँ पर किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट परमिटेड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली बिकॉज द हाई रिस्क इन्वॉल्व इन द फॉरेक्स बिजनेस। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनमें से ज़्यादातर को फॉरेक्स में डील करने की अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि फॉरेक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो लेंड करते हैं, पैसा देते हैं एमएसएमई को और इंडिविजुअल्स को, यानी रिटेल लोन्स नॉन रूरल लोकेशन में, क्योंकि भाई ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो अर्बन एरिया में ही काम करेगा। एमएसएमई को लोन देते हैं और इंडिविजुअल लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ रेगुलेटरी एस्पेक्ट पूरे कोऑपरेटिव बैंक की कर रहे हैं, ना कि रूरल कोऑपरेटिव या अर्बन कोऑपरेटिव का, ठीक है। ये बात कन्फ्यूजन ना रखिएगा। पहले हमने अर्बन कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव पढ़ा, फिर अर्बन कोऑपरेटिव पढ़ा। अब इनका हम पढ़ रहे हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट कोऑपरेटिव बैंक का, दोनों का एक साथ पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, नहीं तो ऐसा लगे आपको कि अभी अभी अर्बन कोऑपरेटिव की बात करी है और तुरंत ही अर्बन कोऑपरेटिव का ही रेगुलेटरी एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई व्हाइल द रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय द नाबार्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो देखो इन्होंने कहा कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको कौन देखता है, नाबार्ड। याद हो आपको, रूरल कोऑपरेटिव में 3 टियर होते थे, एक विलेज लेवल पर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी पीएसीएस, फिर जो है आपका दूसरा था विलेज के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिन्हें हमने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहा था, और फिर तीसरा था स्टेट लेवल का। तो देखो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो विलेज स्तर की होती हैं, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आती ही नहीं, इसलिए नाबार्ड के भी सुपरविजन में नहीं आती हैं। इनके सुपरविजन में फिर स्टेट लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यही दोनों बैंक आते हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के ही बैंक आते हैं, तीनों नहीं आते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जिक्र है स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है, लेकिन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आती ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात यहाँ पर, ठीक है। बस इतना ही है इसमें कि हमारे मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई देखता है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड देखता है। और रूरल कोऑपरेटिव बैंक 3 तरीके के होते हैं, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। जो विलेज लेवल पर हैं उनकी गवर्निंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत होती ही नहीं है, तो बचे हमारे केवल जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों को नाबार्ड देखता है, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो जाती है। मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एंड आर रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। अब कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कई राज्यों में काम करता है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। उसको कौन रेगुलेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करेगी। और इनका रजिस्ट्रेशन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत किया जाता है। आरबीआई इज द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर देयर बैंकिंग ऑपरेशंस व्हाइल मैनेजरल एस्पेक्ट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो आरबीआई क्या करती है? रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के दायरे में आते हैं, तो उसका रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी एस्पेक्ट ये देखते हैं, जबकि जो मैनेजरियल एस्पेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा देखा जाता है। बस ये बात यहाँ पर बताई गई है, मैनेजरियल एस्पेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा देखा जाता है। बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है कोऑपरेटिव बैंकों में और कमर्शियल बैंकों में। तो पहला, कोऑपरेटिव बैंक्स इशू शेयर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी व्हाइल कमर्शियल बैंक्स इशू शेयर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी? देखो इसका मतलब ये होता है कमर्शियल बैंक लिमिटेड लाइबिलिटी के शेयर इशू करते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर कोई जो है व्यक्ति है, उसके पास में बैंक की 2% की देनदारी है, बैंक की 2% की शेयर होल्डिंग है उसके पास में, ठीक है। अगर बैंक दिवालिया हो गया तो वो बस उस 2% की पेमेंट करने के लिए लायबल है। 2% शेयर की कीमत मान लो 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ पे करेगा और छुट्टी पा जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी है उसकी, 2% तक ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अर्बन कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेटिव बैंकों में अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले शेयर होते हैं। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी हिस्सेदारी भले ही 2% की हो,
लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गया, दिवालिया हो गया, तो तुम्हारा घर द्वार बेच करके सारी देनदारियाँ चुकाई जाएंगी। 2% तो तुम चुकाओगे ही चुकाओगे, उसके अलावा जब तक सारी देनदारियाँ खत्म नहीं हो जाएंगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, तब तक आप पीछे नहीं हट पाएंगे। ये कहना मतलब 2% तुम्हारा है, बाकी 98% हिस्सेदारी दूसरों की है। तब भी आप जब तक ये पूरा 100% नहीं चुकाया जाता है तब तक आप जिम्मेदार रहेंगे, आपका घर द्वार बेच करके ये जो है लायबिलिटी आपकी चुकाई जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कमर्शियल बैंक में, ठीक। इन अ कोऑपरेटिव बैंक वन शेयर होल्डर हैज ओनली वन वोट। कोऑपरेटिव बैंक में एक शेयर होल्डर के पास सिर्फ एक ही वोट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ही आर सी में होल्ड। तो मतलब कहने का ये है कि जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, एक शेयर होल्डर के पास में सिर्फ एक ही वोट होता है, भले ही वो 1 लाख शेयर होल्डर हो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या किसी कोऑपरेटिव बैंक के 1 लाख शेयर एक आदमी के पास हैं, और एक व्यक्ति है जिसके पास 20 शेयर हैं, ठीक है। ये भी एक ही वोट डालेगा और ये भी एक ही वोट डालेगा, ये कहा जा रहा है। तुम 1 लाख शेयर रखे हुए हो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या रूरल कोऑपरेटिव बैंक के, तो भी तुम एक वोट डालोगे, और मेरे पास सिर्फ 2 शेयर हैं, छोड़ो और ज़्यादा नहीं, 2 ही शेयर हैं, 1 शेयर है तो भी मैं एक वोट डालूंगा, ये गड़बड़ है, ठीक है। जबकि कमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं होता है। वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ शेयर ही पोजेस। यहाँ पर वोटिंग राइट्स आपका डिसाइड किया था कितने शेयर तुम्हारे पास में होल्ड हैं, ठीक है। फिर आता है कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है वो संघीय है, फेडरल है, मतलब जैसे हमारे देश में पंचायतें होती हैं, फिर उसके बाद में राज्य सरकार होती है, फिर केंद्र सरकार होती है, उसी तरीके से यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंकिंग भी आपकी फेडरल नेचर की है। पहले प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज आ जाती हैं सबसे लोवेस्ट में, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आते हैं स्टेट लेवल पर, ठीक है। और कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव सच ए फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन कमर्शियल बैंकों में ऐसा कोई फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं कि ग्रामीण स्तर पर है, शहरी स्तर पर है, नथिंग लाइक दैट इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात की थी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मोस्टली रिटेल बैंकिंग का काम देखते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं बेसिकली। छोटे का मतलब छोटा भी नहीं होता है, लेकिन मतलब जहाँ आप 10-12 हज़ार 15 हज़ार करोड़ ना डील करें तो उसे छोटा ही मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ज़्यादातर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये जो लेंडिंग करते हैं प्राइमरली MSMEज को करते हैं, इंडिविजुअल लोगों को करते हैं, अर्बन एरिया में करते हैं, क्योंकि इसीलिए बनाए ही गए हैं। रेगुलेटरी एस्पेक्ट अगर हम बात करें कोऑपरेटिव बैंकों की, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक RBI द्वारा देखा जाता है, रूरल कोऑपरेटिव बैंकों को नाबार्ड द्वारा देखा जाता है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक के 3 टाइप होते हैं, 3 टीयर स्ट्रक्चर होता है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल। तो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल नाबार्ड देखता है, विलेज लेवल नाबार्ड के प्रीव्यू से बाहर रहता है। मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन रेगुलेट करता है? यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मल्टी स्टेट, ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कई राज्यों में है, तो उसकी गवर्निंग एक स्टेट ना करके कई मतलब केंद्र सरकार करती है, ठीक है, कई राज्यों में होने की वजह से। और इनको रजिस्टर कैसे किया जाता है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत इनको रजिस्टर किया जाता है। RBI रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी अथॉरिटी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, जबकि मैनेजरियल एस्पेक्ट जो देखा जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा देखा जाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। फिर हमने बात की डिफरेंसेस की, कोऑपरेटिव बैंक में और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। तो कोऑपरेटिव बैंक जो शेयर इशू करते हैं वो अनलिमिटेड जो है लायबिलिटी के होते हैं, कमर्शियल बैंक जो शेयर इशू करते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी के होते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक में जो होता है वहाँ एक शेयर होल्डर का एक ही वोट होगा, चाहे उसके पास में कितना ही हिस्सा क्यों ना हो कोऑपरेटिव बैंक का। जबकि कमर्शियल बैंक में कितने शेयर होल्डर हैं आपके, मतलब किसी के पास अगर 10% शेयर होल्डिंग है तो उसके वोटिंग राइट्स अलग होंगे, किसी के पास 10 शेयर है तो उसके वोटिंग राइट्स बिल्कुल अलग होंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरल स्ट्रक्चर का, कोऑपरेटिव बैंकिंग जो है फेडरल स्ट्रक्चर की है। यहाँ पर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी विलेज स्तर पर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और राज्य स्तर पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं, ठीक। उसके बाद में जो अपने कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता है। कमर्शियल बैंकों में ऐसा नहीं कि कुछ गांव में है, फिर कुछ ज़िले में है, कुछ शहर में है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो बस यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म हो जाता है। बैंक और उनके टाइप हमने लगभग पूरे पढ़ लिए हैं। अब आई थिंक इसमें पेमेंट और सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है, जो पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी पढ़ना है, तो अगले लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आई थिंक इसमें ज़्यादा लेक्चर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।